So we'll start with a quick recap of Bohr's model of an atom. तो अगर आपको याद होगा Bohr's model of an atom is based on three different theories. पहला था electromagnetic theory, which explains इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में है अराउंड द न्यूक्लियस तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. मतलब mv² बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन r². ZE होता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. हाँ, तो ZE इंटू E दैट इज ZE². तो ये पहला पॉस्टुलेट था which just tells that electron is in circular motion around the nucleus and the necessary centripetal force is coming from force of attraction between nucleus and electron. Coulombic force of attraction है. Then second postulate comes from classical theory which tells us कि electron even though electron अगर एक circular orbit में है तो it will not emit radiation. Only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h/2 pi. आइडियली तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो एनर्जी इमिट करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स, जैसे एक ऑर्बिट दिखाया ऐसे दूसरा ऑर्बिट भी होगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi हो, वो ऑर्बिट्स होते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स, मतलब अलाउड ऑर्बिट्स, मतलब परमिटेड ऑर्बिट्स. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi है, तो उस ऑर्बिट में वो इमिट नहीं करेगा, इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी एंड दैट ऑर्बिट इज नोन एज स्टेबल ऑर्बिट. तो L इक्वल टू NH/2 pi. तो ये आ गया MVR इक्वल टू NH/2 pi. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज ऑल दिस क्योंकि हमको आगे एनर्जीज कैलकुलेट करने हैं. एनर्जी कैलकुलेशन के लिए सब पता होना चाहिए. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला था हमने. फिर अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में है और एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है तो फिर कब कर रहा है? व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. सो इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम nth हायर ऑर्बिट टू pth लोअर ऑर्बिट, इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन व्हिच इज h nu, और nu होता है c by lambda, तो hc by lambda. ये था थर्ड पोस्टुलेट. This was third Bohr postulate, और this third Bohr postulate is based on Planck's quantization of energy. तो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे, दूसरा क्लासिकल थ्योरी पे और तीसरा Planck's quantization of energy पे बेस्ड है. देन हमको रेडियस अगर चाहिए तो हम पहले दो पोस्टुलेट्स का यूज करते हैं. हमको अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो व्हाट वी डू इज हम पहला पोस्टुलेट यूज करते हैं mv² by r इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन 0 ZE² by r². एक r हो जाता है कैंसल यहाँ से, तो ये एक r और यहाँ का एक r हो गया कैंसल, और ये जो m है इस m को शिफ्ट कर दिया मैंने, इस m को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे. तो v² विल बी 1/4 pi एप्सिलॉन 0 ZE² अपॉन mr. वो r² का एक r कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक r था, कैंसिल हो गया वो. इक्वेशन नंबर 4. और ये जो MVR इक्वल टू NH/2 pi है, यहाँ से एक V मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको V इक्वल टू NH/2 pi 1/mr इस इक्वेशन नंबर 2 से. फिर आप स्क्वायर करोगे तो फिर V² इक्वल टू n² h² अपॉन 4 pi² 1/m² r². इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए. तो यू विल राइट डाउन 1/4 pi एप्सिलॉन 0 ZE² अपॉन mr इक्वल टू n² h² अपॉन 4 pi² 1/m² r². यहाँ का एक mr और यहाँ का एक m और एक r कैंसल, यहाँ का 4 और ये 4 हो गया कैंसल, यहाँ का पाई और वहाँ एक पाई हो गया कैंसल. हमें चाहिए था r, तो हम इस r को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस z को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, E² को भी शिफ्ट कर देंगे, तो z को भी शिफ्ट कर दिया एंड E² को भी शिफ्ट करेंगे.
तो ई स्क्वायर को भी शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ई स्क्वायर शिफ्ट हो गया, और ये जो एप्सिलॉन 0 है इट विल आल्सो गो हियर इन द न्यूमरेटर। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर आर। तो आर का इक्वेशन क्या बन गया, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वायर जेड। रिमेंबर n square h square epsilon 0 upon pi m e square z, this is what you get। अब सिर्फ जो जो वेरिएबल्स है उसको अलग से लिख लो, अलग से मतलब उसको बाहर लिख दो। वेरिएबल कौन है n और वेरिएबल कौन है z। z वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम के लिए z की वैल्यू 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 होगी, बोरॉन बेरिलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए हाई वैल्यूज होंगे, सो ऑन सो फोर्थ। और n की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज ऑर्बिट नंबर चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में गया तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2, और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में गया तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3, फॉर नेक्स्ट ऑर्बिट 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये nth ऑर्बिट का रेडियस हमको देता है Rn इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर बाय z। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन आइटम, अगर हम हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आइटम का z वैल्यू कितना होता है 1, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, कौन सा ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फॉर z इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 यू विल गेट r1 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.8 × 10⁻12 आई गेस, -11 या -12 जो भी होगा वो। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34, पाई की वैल्यू तो 3.14 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31, e इज 1.6 × 10⁻19, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिलता है 0.5371 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो देयरफॉर, और बाय द वे यहाँ से एक चीज और तुमको समझ में आई, जो nth ऑर्बिट का रेडियस है it is directly proportional to n square by z, because ये पूरा का पूरा कांस्टेंट था, तो Rn is proportional to n square by z। ये एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करके रखा है, तो देयरफॉर Rn विल बिकम 0.5371। ये पूरा कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या आया 0.5371 एंगस्ट्रॉम, और साथ में क्या है n स्क्वायर बाय z। तो ये मिल गया आपको रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। हाइड्रोजन की बात करोगे तो z की वैल्यू 1 आएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो 2 स्क्वायर मतलब 4 into 0.5371 इज नथिंग बट, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 into 0.5 कितना होता है, यू आर लैगिंग इन स्पीड, ये हमने सब कल किया है ऑलरेडी। 2.12 के आसपास आता है ये आंसर। पहला पॉस्टुलेट दूसरा पॉस्टुलेट, दोनों पॉस्टुलेट यूज करके तुमने रेडियस का इक्वेशन बना लिया। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का इक्वेशन हमने डिराइव किया है, उसमें एप्सिलॉन 0 h पाई m e ये कांस्टेंट था। इसका मतलब रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, करेक्ट। तो ये सारी वैल्यूज तुम जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको मिलता है 0.5371 एंगस्ट्रॉम, मतलब Rn इज 0.5371 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। 0.5371 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ये आ गया nth बोर ऑर्बिट का रेडियस। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 स्क्वायर कितना है 4 into 0.537 रफली 2.12, अप्रोक्सीमेटली 2.12 आता है। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में होगा तो 3 स्क्वायर 9 into 0.5371 4.78 के आसपास आता है वो, जो भी आएगा वो। बट द आइडिया हियर इज कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे बहुत काम का है। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स अस डायरेक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन अ गिवन एटम। अगर हीलियम का होगा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हीलियम एटम, तो हीलियम एटम के केस में z की वैल्यू कितनी आती है 2। तो इफ यू पुट z इक्वल टू 2, और अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, तो 0.5371 बाय 2 मतलब आधा रेडियस हो गया। जितना z वैल्यू ज्यादा होगा
जितना z वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही रेडियस का वैल्यू कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और होना भी चाहिए। वाई? बिकॉज z वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि देर आर मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। मोर इज द z वैल्यू, लेस इज द रेडियस। मोर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मोर इज द रेडियस, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जाना। तो यहां तक हमने रेडियस का इक्वेशन डिराइव किया था। देन आई हैव टोल्ड यू, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा उसका स्पीड कम होगा, क्योंकि स्पीड इज डिसाइडेड बाय एनर्जी एंड एनर्जी इज डिसाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया तो स्पीड कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में गया तो इसका मतलब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस और भी इंक्रीज हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना मतलब एनर्जी कम होना, मतलब स्पीड भी कम होना, तो उसका और स्पीड कम होता जाएगा। तो अब हमको स्पीड का इक्वेशन चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी स्पीड का एक इक्वेशन है, v इक्वल टू NH अपॉन 2 इंटू 1/mr, और हमारे पास अभी r का भी इक्वेशन है, ये r का भी इक्वेशन है। तो ये r का इक्वेशन सिर्फ v के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो v क्या था? v था NH अपॉन 2 1/mr, लेकिन r इज एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आएगा z। ओके, तो जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। क्या क्या कैंसिल होगा? NH कैंसिल, यहाँ का एक NH कैंसिल, m कैंसिल, पाई भी कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल। तो यू विल हैव v इक्वल टू, ऊपर से बचा e स्क्वायर z, नीचे आया 2 ε0 h और n। वापस ये कांस्टेंट है, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो z की वैल्यू 1 है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। लॉजिकल भी है, इलेक्ट्रॉन अगर हाई ऑर्बिट में जाएगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब उसका स्पीड भी कम हो रहा है। तो इनवर्स रिलेशन आना चाहिए था, करेक्ट है। और अगर हाइड्रोजन नहीं है, कोई और एटम है, हीलियम है, लिथियम है, जो भी है, तो z की वैल्यू क्या है? हायर है। जितनी z की वैल्यू बढ़ेगी मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ना, मतलब स्पीड बढ़ना। तो ये भी करेक्ट है। और हर एक स्टेज पे यहाँ पे तुमको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू वेरीफाई कि इक्वेशंस हमारे करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। एक वन सिंपल एंड सिंगल मिस्टेक, सारे इक्वेशन गए, वैल्यूज गलत आएगी। और आप देखोगे आगे जाके यहाँ पे वैल्यू गलत आने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से फ्री होने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है, या एक सपोज यहाँ पे ई स्क्वायर था, ई लिख दिया, right, because then you will get some value of energy which may not be sufficient to knock out electron, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री तो होगा नहीं उस केस में। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इतना हमने कल देखा था। ये सारा रिवीजन करने के पीछे एक ही रीजन है, दैट वी वांट टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कभी भी याद रखना, यहाँ पे इन दिस केस हम सारे के सारे फॉर्मूला जनरल डिराइव करते हैं। जनरल मतलब फॉर एनी एटम। ओरिजिनली ये मॉडल हाइड्रोजन के लिए था, z इक्वल टू 1। तो मैंने नोट्स में आपको हाइड्रोजन के लिए डिराइव करके दिया, आखिरी में लिखा है कि फॉर एनी जनरल एटम यू विल हैव द सेम फॉर्मूला, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर। तो जो नोट्स में है वो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में एनर्जी की कैलकुलेशन है, सब सेम है, सिर्फ आखिरी में एक z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बता दूंगा मैं आपको, आई विल टेल यू। तो याद रखना, ये ओरिजिनल मॉडल जो था बोहर का, इट वाज फॉर हाइड्रोजन, और बाद में जनरलाइज हुआ, लेटर ऑन इट वाज जनरलाइज टू ऑल द अदर एटम्स। तो फिर बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। तो हम यहाँ पे जो एनर्जी की कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे, वो मैं जनरल करके दूंगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक z स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। और याद रखना, इन जनरल हाइड्रोजन में
एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले ही ऑर्बिट में होता है। लेकिन जब आप बाकी एलिमेंट्स की बात करते हो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। लिथियम में 3 है, तो 2 पहले ऑर्बिट में है, एक दूसरे ऑर्बिट में है। फिर उसके बाद अगर आप हायर एलिमेंट्स में जाओगे, कार्बन की बात करोगे, कोई और की बात करोगे, तो यू हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन हाइड्रोजन का जो केस था वो पहले ऑर्बिट का केस था, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन बाकी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स में भी इन हायर ऑर्बिट्स। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो जनरल nth ऑर्बिट के लिए करेंगे, दैट इज व्हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। तो सबसे पहले इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। नाउ वी कैन स्टार्ट डिराइविंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन। बहुत सिंपल है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एनर्जी व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, potential energy, so you have only potential energy because you are in the gravitational field of earth. आपका potential energy क्यों है? Because you are in the gravitational field of earth. तो पहली बात तो potential energy आता है due to location, due to position बोल सकते हो। हर एक केस में पोटेंशियल एनर्जी ऐसा ही होता है। अगर आप चार्ज की बात कर रहे हो, एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज के नियर बाय में है, इफ वन चार्ज इज इन नियर बाय ऑफ सम अदर चार्ज, इसका मतलब दैट चार्ज इज इन द फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज। तो जब एक चार्ज किसी और चार्ज के फील्ड में गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, यू हैव पोटेंशियल एनर्जी। यू मतलब यू एंड अर्थ एज अ सिस्टम हैव पोटेंशियल एनर्जी। मून and earth as a system has potential energy because moon is in the field of earth and sun has potential energy because earth is in the gravitational field of sun। तो यहाँ पे जब आप एनर्जी की बात करते हो तो टोटल एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का बात। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा? सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के फील्ड में इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सेकेंडरी क्योंकि मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पे 2 एनर्जी होंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। since the electron is revolving in the field of nucleus, और अगर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बोलोगे तो इन द फील्ड ऑफ प्रोटॉन बोलना पड़ेगा। वहां पे इतना ही डिफरेंस है। सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, रिपल्शन फोर्स था। तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा? इट इज रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, hence electron possesses both the energies, kinetic as well as potential, kinetic energy as well as potential. Therefore total energy of electron is equal to potential energy plus kinetic energy, equation number 1. अब काइनेटिक एनर्जी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, वो ज्यादा इजी है। पहले पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के अभी 2 मेथड्स है। एक तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं, mgh इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये ग्रेविटेशन का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, पक्का। तो यहाँ ध्यान होना चाहिए। देखो अब 2 तरीके हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के। या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/4πε0 q1 q2 बाई r। आर स्क्वायर नहीं आता है, आर स्क्वायर फोर्स में आता है। चलो अभी बोल ही दिया तो अच्छी बात है, सबका ध्यान यहाँ पे। क्योंकि क्या है, फिर वापस से एग्जाम में गड़बड़ होने से बेटर है, तो अभी ध्यान दो। 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह पे आता है, मैं वो लिखूंगा नहीं। q1 q2 बाई आर स्क्वायर आया तो ये फोर्स है। ऊपर से एक चार्ज गायब हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नीचे से आर स्क्वायर से एक आर गायब हो गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ऊपर से एक चार्ज और नीचे से एक आर गायब हो जाता है तो ये पोटेंशियल है। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फोर्स। तो ये पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट।
तो नंबर 1, या तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, या फिर आपको ये याद होना चाहिए कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी यू ये लिखा था पोटेंशियल ऑफ वन चार्ज इनटू अनदर चार्ज, याद है? अगर ये भी नहीं याद है तो वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज चार्ज इनटू पोटेंशियल एंड वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज जो मूव हो रहा है, कौन मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल किसका? जिसके फील्ड में मूव हो रहा है। किसका फील्ड था? न्यूक्लियस। तो इतना भी अगर आपको याद होगा, और अगर ये याद होगा कि V का इक्वेशन आता है 1/4 पाई सोर्स चार्ज, जिसका फील्ड है वो सोर्स होता है, फील्ड किसका है? न्यूक्लियस का है, अपॉन डिस्टेंस। और मूव कौन हो रहा था? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस है। हमने पहले पोस्टुलेट में माइनस नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात थी, याद रखना, नहीं तो इधर भी माइनस नहीं लिखोगे। एनर्जी ये वेक्टर होता ही नहीं है, एनर्जी क्या होता है? स्केलर। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। तो जो पहला पोस्टुलेट था आपने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सोर्स चार्ज मतलब कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Ze अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया? -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर बाय आर। तो या तो ऐसा फाइंड कर लो, या स्ट्रेट अवे बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर। Q1 है E, Q2 है आपको पता है Ze। तो हो गया, वही फॉर्मूला आएगा, लेकिन E मतलब माइनस ही बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस ही, तो वही फॉर्मूला आएगा। तो इट इज अप टू यू, आपको कैसा याद रहता है। मुझे लगता है ज्यादा इजी है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो एनीवेज, एंड वन मोर थिंग दैट यू मस्ट हैव नोटिस्ड, माइनस आया था, माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस कब आता है? मैंने काइनेटिक नहीं बोला क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस नहीं होता है, इट इज नेवर नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव कब कब आना चाहिए? जब जब सिस्टम बाउंड सिस्टम हो। बाउंड सिस्टम मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट ही होगा, रिपल तो होगा नहीं। तो कौन सा सिस्टम है? बाउंड सिस्टम है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आना, इट इज कंपल्सरी व्हेन यू हैव अ बाउंड सिस्टम। फॉर एग्जांपल अर्थ मून सिस्टम, नेगेटिव ही आएगा क्योंकि फोर्स इज अट्रैक्टिव, बराबर। अर्थ सन सिस्टम, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल यू एंड अर्थ एज अ सिस्टम, नेगेटिव ही आएगा। तो जहां पे एनर्जी नेगेटिव आया मतलब सिस्टम इज बाउंड सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जानबूझ के डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के नहीं देता हूँ। आई कुड हैव सेड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R, ठीक है, लेकिन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वहां बोलेंगे फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन में, और यहाँ बोलेंगे फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका पोटेंशियल है? न्यूक्लियस का, इनटू चार्ज। चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U। पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज Ze अपॉन R, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। तो you have potential energy equal to 1/4 pi epsilon 0 with a negative sign Ze square by R, equation number 2. Similarly, you can find out kinetic energy, लेकिन kinetic energy find करने के लिए एक ज्यादा easy trick है। आपको पता है Bohr's first postulate? पता है? पता तो होना चाहिए, कल से आज तक 7 बार बता चुका हूँ। mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर बाय एक आर कैंसिल कर दो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? वो आ गया आंसर, हाफ बोल रहे हो, हाफ। तो हाफ मतलब दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर
तो पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों फाइंड किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ये तो एक फॉर्म है, दूसरा भी आ सकता था। तो काइनेटिक एनर्जी हैज मल्टीपल फॉर्म्स। तो डिपेंडिंग ऑन कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या दिखा हमको, क्या दिखा हमको, और क्या दिखा हमको, और क्या दिखा हमको। हाँ, तो फिर इसके लिए तो फिर हमने पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर और आर इस फॉर्म में क्या लाया, काइनेटिक एनर्जी को लाया। तो काइनेटिक एनर्जी को बाद में ही फाइंड करना, पहले पोटेंशियल फाइंड कर लेना। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैग्नीट्यूड वाइज होता है वो। तो एनीवेज ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, therefore from equation number 1, 2 and 3 टोटल एनर्जी को मैं डिनोट कर देता हूँ E से, इज इक्वल टू पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल क्या था, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। एंड आई रिपीट अगेन, अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि Z की वैल्यू 1 आएगी, मतलब Z यहाँ पे दिखेगा नहीं। और अगर आप नोट्स देखोगे तो वहां पे नहीं लिखा होगा, नहीं होगा, आखिरी में मैंने लिख दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वट एवर इट इज, है नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। नोट्स जब लिखे थे तब मेरे को मेरा स्टेट ऑफ माइंड पता नहीं था, एनीवेज डोंट रिमेम्बर। तो ये अब इसके आगे बताओ। एक रुको रुको, मुझे पता था तुम कॉमन निकालने की बात कर ली, इसलिए तो पूछा मैंने। बताओ व्हाट इज 1 माइनस हाफ, व्हाट इज हाफ माइनस 1/4, व्हाट इज 1/4 माइनस 1/8, what is 1/8 minus 1/16, what is half minus 1, what is 1/4 minus half, then बस खत्म हो गया आंसर। आप 1/8 में से 1/4 माइनस कर रहे हो, 1/8 में से 1/4 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा, -1/8। बाकी सब तो कॉमन ही है ना, बाकी सब तो कॉमन ही है, तो डायरेक्टली -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय, है यही इक्वेशन, -1/8 है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब तो होने ही वाला है -1/8, है ना। तो ये ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, इतना ज्यादा सोचना नहीं होता है। 1 माइनस हाफ हाफ, 1/2 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8, उल्टा किया तो माइनस 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 माइनस, सिंपल। तो ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी का इक्वेशन। और जस्ट फर्स्ट क्रॉस चेक कि सही है कि नहीं। रेडियस को एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, तुम क्या फाइंड कर रहे हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, एनर्जी कम होना चाहिए, तो इनवर्सली रिलेशन आना चाहिए। तो करेक्ट है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सही है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, सही है, करेक्ट है। तो यही मिलना चाहिए आपको। सिर्फ वो नोट्स में मैंने E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R लिखा है, क्योंकि वहां पे Z नहीं है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो वहां पे Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। डन। इसके बाद अब एक्चुअली हमको सारे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाने होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, तो हमने R का इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ n² लिखा, V का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n लिखा, तो एनर्जी का इक्वेशन भी हमको इन टर्म्स ऑफ n चाहिए। तो n कहां से आएगा, R से आएगा। R का तो तुमको ऑलरेडी पता है, क्या है R, कहाँ गया R, ये Rn भूलना नहीं है, अब इसको याद ही रखना है। एप्सिलॉन 0 h² n² अपॉन पाई me² z, इसको तुमको याद ही रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस वन, इसको भूलना नहीं। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4,
इस एनर्जी के इक्वेशन में आर का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4। क्या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4? आर एन। तो सब्स्टिट्यूट आर एन इक्वल टू epsilon 0 h square n square upon pi me square z in equation number 4. Therefore, energy equal to 1 upon 8 pi epsilon 0 minus n के साथ। वैसे बाय द वे टोटल एनर्जी नेगेटिव आया, मैंने बोला था नेगेटिव आएगा, बाउंड सिस्टम है। वैसे अगर आप नोटिस कर रहे हो, जो करना चाहिए, यू मस्ट चेक काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा याद रखोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अभी बोला काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, बोला ना। तो मतलब तुमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो तुमको काइनेटिक पता ही है। तुमको पोटेंशियल याद है, -1/4πε0 जेडी बाय आर, ये तो पता ही है तुमको। कहाँ गया ये? और इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, इसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो नीचे 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और मॉड मतलब नेगेटिव साइन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक। और माइनस लगा दो क्या बन जाएगा? टोटल। तो एक ही इक्वेशन में 3 काम हो गए। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अब ये जो आर एन की वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर है। तो बाय आर है तो ये बाय आर यहाँ पे होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर। ये हो गया। अपॉन मतलब कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर, पाई एम ई स्क्वायर जेड, बराबर ना। पाई एम ई स्क्वायर जेड कहाँ गया? न्यूमरेटर में गया। कुछ कैंसिल हुआ तो कर दो, जैसे पाई और पाई, बराबर 1 and 4। गुड। अब बाकी सबका हो जाएगा स्क्वायर लगभग। तो E इक्वल टू माइनस जो, ठीक है ना, वेट अ मिनट, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये टूथ नहीं था, ये जेड था। सॉरी 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 सॉरी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जेड दिखा देता हूँ, ये जेड है। चलो ठीक है। एनीवेज, तो ये माइनस साइन आ गया, इसको ऐसे ही रखो। 1/8 पाई, पाई तो कैंसिल हुआ ही, पाई तो कैंसिल हुआ, पाई तो जाएगा यहाँ से, पाई कैंसिल हो गया। अब वो पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं, जेड स्क्वायर ई रेज टू 4m अपॉन एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर। सही है, एवरीथिंग इज गुड, सही है, बराबर है ये। तो यू हैव यहाँ पे क्या है? 8। तो m e रेज टू 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये n तो हमने पहले लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं, बराबर। आ गया इक्वेशन, यही आएगा 100%, यही है। सिर्फ आपके पास जो नोट्स है ना उसमें z स्क्वायर मिसिंग है, क्योंकि z की वैल्यू 1 है। और बाद में मैंने लिखा है इन जनरल फॉर एनी एटम, हमने क्या किया, बाद में जाके z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी वापस एक बार सिर्फ वेरीफाई कर लो, करना क्या था आपको करना ये था, आपके पास एनर्जी का इक्वेशन है लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या है? रेडियस है। याद रख लेना, एटॉमिक फिजिक्स में क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में हो सकते हैं, तो हमको हर एक इक्वेशन नॉर्मली चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे समझ में आएगा व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, आज ही हो जाएगा शायद वो, बट यू नीड टू रिमेम्बर दिस। तो हमने क्या किया, r की जगह पे सिर्फ r का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कुछ कैंसिल हुआ सिर्फ पाई कैंसिल हुआ, बाकी सब एज इट इज था। तो m e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। मैं z और n को हमेशा अलग से लिखता हूँ, उसका सिंपल सा रीजन है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। तो अगर ये सारे वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, 9.1 इंटू 10 रेज टू -31, 1.6 इंटू 10 रेज टू -19, 8.85 इंटू 10 रेज टू -11 या 12, वो याद नहीं है अब, 6.63 इंटू 10 रेज टू -34। ये सब कुछ जूल में है और ये एनर्जी है।
कैसे पता लगा? Z नंबर है और N भी नंबर है, तो एनर्जी एक्चुअली ये है। Z क्या है? नंबर है, एटॉमिक नंबर है। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो नंबर्स है। एनर्जी कौन है? ये एनर्जी है। ये किसमें है? जूल में है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली एनर्जी यहाँ पे मेंशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईवी। तो जूल को अगर ईवी में कन्वर्ट करते हो, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिलता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ये आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में बताया था कि आगे जाके आप ये डिराइव करोगे 13.6। तो ये 13.6 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस साइन 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ये nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, तो En। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस वहां पे सिर्फ -13.6 बाय N स्क्वायर ईवी दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो रही थी। तो अगर Z की वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। तो -13.6 बाय N स्क्वायर। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन एटम में, मैं लिख ही देता हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम यू नो Z इक्वल टू 1। तो अगर n की वैल्यू 1 आ गई, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन में -13.6 eV उसका एनर्जी है। और अगर n इक्वल टू 2 है तो E2 इज -13.6 बाई 2 स्क्वायर, मतलब 4 eV उसका एनर्जी है। अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो E3 विल बी -13.6 बाई 9 eV उसका एनर्जी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम? तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1 थी, दैट इज व्हाई। आखिरी बार बोल रहा हूँ, इधर ध्यान चाहिए मेरे को। यहाँ मतलब यहाँ देन ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाइंडिंग एनर्जी इस चैप्टर में 2 बार आएगा। तो याद रखना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आगे जाके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, और दोनों अलग अलग है। न्यूक्लियर में हमारा फोकस सिर्फ न्यूक्लियस पे है, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते हम वहां पे भी बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी है, ग्रेविटेशन में भी बाइंडिंग एनर्जी है, और तीनों में कॉन्सेप्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है। The minimum energy required to remove the electron from its orbit is called as binding energy of electron. आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, एनर्जी कितना है? -13.6 eV। अगर मैंने +13.6 eV दे दिया तो फ्री हो गया, राइट? तो इसको बोलते हो तुम बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी दोनों दोनों तरीके से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? जितना उसके ऑलरेडी है। कितना है पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के पास? -13.6। दूसरे के पास कितना है? -13.6 बाय 4। तीसरे के पास कितना कितना है? -13.6 बाय 9। तो बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कैसे करोगे? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, राइट? करेक्ट। या फिर और एक तरीका है, मैंने अभी बोला बाइंडिंग एनर्जी कितना है? नहीं, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना था? -13.6। तो रिमूव करने के लिए कितना देना पड़ेगा? +13.6, बराबर। अब ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? +13.6 क्यों बोला हमने? अगर इलेक्ट्रॉन का पहले ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 है, रिमेंबर, करेक्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी उतना क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कहाँ जाना है? 2 तरीके हैं। अगर आप एनर्जी देते हो लेस देन 13.6, 13.6 से कम एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा नहीं, ऐसा नहीं, वो लेगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा? ऊपर वाले स्टेट्स में। उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, बराबर।
वो एनर्जी अलग है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, वो भी आएगा अभी 5 मिनट के अंदर। यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को -13.6 से कम एनर्जी दे दिया तो वो लेगा नहीं, ऐसा नहीं, वो लेगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा, दोज आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ऐसा हम कब बोलते हैं, जब उसका अपने एटम के साथ पूरा का पूरा कांटेक्ट खत्म हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गया, इन्फिनिटी ऑर्बिट में गया, बराबर। तो इन्फिनिटी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि वो फ्री हो गया, उसका तो न्यूक्लियस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। तो -13.6 में कितना ऐड करूंगा तब जाके 0 होगा, बस बात करता। मतलब टोटल एनर्जी जितना भी होगा उतना ही एनर्जी देना है विद अपोजिट साइन। यहाँ पे अपोजिट साइन वर्ड यूज किया मैंने। टोटल एनर्जी क्या था, नेगेटिव था, तो फिर बाइंडिंग कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो और एक डेफिनेशन बन गया, binding energy can also be defined as the total energy just with the sign opposite. तो it is opposite of total, मतलब पॉजिटिव। तो अभी याद रखने के लिए याद ऐसा ही रखना पड़ेगा उसको, काइनेटिक एनर्जी is mod of potential by 2, total energy is minus of kinetic energy, and binding energy is minus of total energy. तो एक इक्वेशन, तो एक में ही 4 काम हो गए आपके, तो याद रखना। आप डिफाइन करना है तो फिर इसको बोलोगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, from its orbit. Minimum energy required to free the electron from its orbit is known as binding energy. Is known as binding energy of electron. ये वर्क फंक्शन जैसा है, वर्क फंक्शन नहीं है। वर्क फंक्शन जैसा है लेकिन वर्क फंक्शन नहीं है, ये याद रखना। Therefore, binding energy is negative of total energy, और टोटल एनर्जी तो तुमने फाइंड करके रखा है 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 Z² बाय, पर ऑफ कोर्स ये तुमने फाइंड करके रखा है इन टर्म्स ऑफ n भी फाइंड करके रखा है 13.6 Z² बाय n² eV। तो ये दोनों ही बाइंडिंग एनर्जी के ही एक्सप्रेशंस है। सिर्फ उसका माइनस को प्लस कर दिया और इसका भी माइनस को प्लस कर दिया, यहां तक क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n बोहर ऑर्बिट। प्रोसेस याद रखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते वक्त हमको 2 एनर्जीज फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R, उससे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बाय R। और काइनेटिक के लिए आपको फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करना है mv² बाय R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बाय R²। एक R हो गया कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया mv², राइट हैंड साइड पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बाय R डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब हाफ mv² इज 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बाय R। हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बाय R। टोटल एनर्जी दोनों का एडिशन कर दो, -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बाय R। R का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, अभी याद होना चाहिए। R का इक्वेशन तुमको दिमाग में फिट करके रखना ही पड़ेगा और इजी है। कहाँ गया, ये रहे एप्सिलॉन 0 n² h² अपॉन पाई me² z, एप्सिलॉन 0 n² h² अपॉन पाई me² z। ये जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा आपके पास -me⁴ z² अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h² n²। इसमें से me⁴ अपॉन एप्सिलॉन 0 h² और 8 ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 13.6 आता है, ईवी में आता है, जूल में नहीं।
तो ये -13.6 z²/n² eV इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। हाइड्रोजन के लिए करोगे तो z की वैल्यू 1। फिर हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितना है ये समझ में आ गया हमको, -13.6, फिर -13.6/4, -13.6/9, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट करोगे तो बाई 16 हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सब कुछ काम में आएगा हमको आगे जाके। तो अभी अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा विद अपोजिट साइन, क्योंकि उतना ही एनर्जी विद अपोजिट साइन देना मतलब इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी ऑर्बिट में भेजना। 13.6 से कम तुमने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, ऑफ कोर्स लेगा, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, करेक्ट। लेकिन तुमने एग्जैक्टली 13.6 दे दिया तो वो एनर्जी लेके इंफिनिटी स्टेट में जा रहा है, मतलब वो फ्री हो रहा है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसके बाद सिक्वेंशियली होना चाहिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लिखा है कहीं पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगेन अगेन आपके टेक्स्ट बुक में इसको बोला है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लेकिन एक्चुअली आपको दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो खुद भी एटम है, मतलब यहाँ से जनरल किसी भी एटम से कुछ लाइंस दिखेंगे, अगर एनर्जी इमिशन होगा किसी भी एटम से होगा तो क्या बोलोगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर वही एटम हाइड्रोजन हो तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सिर्फ आपको दिया है लिख के एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो इसलिए आई हैव रिटन देयर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, रिमेंबर ये जो चैप्टर है आई स्टार्टेड विद अ स्टोरी ऑफ 1 आवर, डेल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल। तब मैं तुमको बताया था डेल्टन मॉडल था 1808 में, थॉमसन मॉडल 1897 में एक्सपेरिमेंट हुआ और उसका मॉडल एक्सेप्ट हुआ 1903 में। और उसका फेल्यूर का एक रीजन था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये बाल्मेर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ऑलरेडी कुछ लाइंस डिटेक्ट किए थे विच वर कमिंग फ्रॉम हीटेड हाइड्रोजन गैस। अभी हीटेड क्यों मैं बताता हूँ, लेकिन याद रखना ही डिड सम एक्सपेरिमेंट विद हाइड्रोजन गैस जिसको हीट किया था, वहां से कुछ लाइंस इमिट हो रहे थे और वो 4 लाइंस थे जिसका नाम था H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड H डेल्टा। H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। तो ये जो 4 लाइन थे इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइंस, या फिर दिस आर स्पेसिफिक वेवलेंथ। 4 ही लाइन मिलते हैं और ये जो 4 ऑब्जर्व लाइन थे ये 1875 के अराउंड उसने डिटेक्ट किए थे। 1808 डेल्टन, 1903 थॉमसन, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1897। तो मतलब 1875 में ही बाल्मेर ने बता दिया था कि हाइड्रोजन को जब तुम हीट करोगे तो ये 4 लाइन दिखने चाहिए। 6563 का एक लाइन था, 4868 दूसरा लाइन था, 4421 या 31 तीसरा लाइन था, 4202 या 04 ये चौथा लाइन था। ये 4 लाइंस थे, बता दूंगा मैं नंबर्स, वो छोड़ दो। तो मतलब थॉमसन के मॉडल पुट फॉरवर्ड करने से पहले ही हमको पता था कि ये 4 लाइंस है। तो थॉमसन के मॉडल ने तो डेफिनेटली ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि व्हाई शुड वी गेट दिस 4 लाइंस, तो नहीं कर पाया। बाल्मेर ने पहले ही बता के रखा है, नहीं कर पाया। तो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहां से आया, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन सबसे पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किसने ऑब्जर्व किया था? बाल्मेर ने, इसलिए इसको बोलते हैं बाल्मेर सीरीज। रिमेंबर दिस, ये जो बाल्मेर सीरीज है इसमें 4 लाइंस है, ये चारों विजिबल में है। इसने सिर्फ लाइंस ऑब्जर्व किए, तो ये एक्सपेरिमेंटल है सब, क्योंकि रिमेंबर तब तक तो बोहर का मॉडल था ही नहीं, बोहर छोड़ दो थॉमसन का मॉडल नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है ये पता ही नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है यही नहीं पता है तो ट्रांजिशन कहां से पता होंगे? तुम कैसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम सेकंड टू 1, थर्ड टू 1, 4 टू 1, 3 टू 2, 4 टू 2? जब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट तब बोलोगे ना।
डाल्टन का मॉडल था इंडिविजिबल, मतलब तब तक तो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते यही नहीं पता है जब इसने ये ऑब्जर्वेशन किए। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय, इसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है। इसने इसने सिर्फ नंबर के साथ हेरा फेरी करके, ओनली विथ नंबर्स, क्योंकि इसके पास 4 वैल्यू थे, मैं लिख देता हूँ वो 4 वैल्यू, 6563, 6563, उसके बाद 4868, उसके बाद 4341, हाँ, और लास्टली कितना 4202। अब इसके पास ये 4 वेवलेंथ थे जो इसने ऑब्जर्व किए थे, इसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है ये वैल्यू यही क्यों आ रही है। इसने क्या किया, इसने दुनिया भर के कैलकुलेशंस किए और फाइनली एक फॉर्मूला बना लिया, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर, वेयर आर इज कॉल्ड एज रिड्सबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये पी और एन लेवल्स है इलेक्ट्रॉन्स के, pth इज लोअर लेवल, nth इज हायर। अभी पता है, इसको नहीं पता था, इसको पता ही नहीं था वो। इसने बोला एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, मेरे को तो वेवलेंथ मिलना चाहिए, और ये आर जो है इस कॉल्ड एज रिड्सबर्ग कांस्टेंट, और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसको इंपेरिकल वैल्यू बोलते हो वो आया था 1.097 into 10⁻⁷ पर मीटर। देन व्हाट ही सेड कि अगर मैं p की वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ 2, और अगर n की वैल्यू को मैं 3, 4, 5 और 6 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो एग्जैक्टली मुझे ये वैल्यूज मिल रहे हैं। तो अगर r की वैल्यू 1.097 into 10⁻⁷ लिखा जाए, p की वैल्यू 2 कर दूं, n की वैल्यू 3 करूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर 5 करूंगा, फिर 6 करूंगा, तो मुझे जब n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 मैं डाल रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली ये वैल्यूज मिल रहे हैं। तो जो फॉर्मूला है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है उसके पास। वो बोला बस मेरे को ये 4 लाइंस मिल रहे हैं, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे 4 लाइन मिलते हैं। कैन यू इमेजिन ये 4 कैलकुलेशन करने के लिए उसने कितना टाइम दिया होगा, बिकॉज इट्स नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बाल्मेयर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, बाल्मेयर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब वापस में मैं इस स्टोरी पे आता हूँ, वापस से स्टोरी पे आते हैं। रिमेंबर ये चीज तुम याद रखना, मैंने तुमको पहले ही बोला था कुछ कुछ चैप्टर्स में टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कोई नहीं पूछता है बताओ बाल्मेर का सीरीज कब आया, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के नहीं होना चाहिए, साइंस वालों को हर चीज पता होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो दिस। तो 1875 what Balmer observed was when gas is heated or electric current is passed through, then in that case that particular gas emits some particular wavelength. एक्चुअली होता क्या है, जब गैस को हीट करते हो, हाइड्रोजन को हीट कर दिया, एनर्जी है, हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने लिया, कहाँ गया, ऊपर के स्टेट में गया, और जब वो नीचे के स्टेट में वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। ये अभी पता है, इसको नहीं पता था। इसने बोला कि जब तुम गैस को हीट करोगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे तो उस गैस में से कुछ रेडिएशन मिलेगा, सम वेवलेंथ विल बी इमिटेड। सो व्हेन a gas is heated or electric current is passed through it, then it starts emitting radiation of specific wavelength। स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि उसको 4 ही मिले थे, ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। he observed 4 वेवलेंथ थे, he observed that 4 wavelengths are emitted, 4 wavelengths are emitted, किसने इमिट किए, हाइड्रोजन ने, are emitted by hydrogen, heated, of course heated hydrogen gas,
हीटेड हाइड्रोजन गैस। वो 4 वेवलेंथ कौन से थे? 6, 5, 6, 3 बराबर, 4, 8, 6, 8, 4, 3, 4, 1 एंड 4, 2, 0, 2 एंगस्ट्रॉम। इसको उसने बोल दिया एच अल्फा, इसको उसने बोल दिया एच बीटा, इसको बोल दिया एच गामा और इसको बोल दिया एच डेल्टा। राइट, तो क्लियर। और फाइनली क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कहां से आया, तो he played a lot with numbers and finally derived a formula which is known as Balmer's empirical formula. Empirical मतलब होता है something which is obtained by experiments. तो बाल्मेर empirical formula क्यों? क्योंकि ये इसको theoretical background ही नहीं है। तो अंडरस्टैंड, थॉमसन का मॉडल बहुत बाद में आया है, 12-13 साल बाद में आया, एक्सेप्ट तो और भी लेट हुआ। तब तक तो नील बोर का, रुदरफोर्ड का कुछ नाम ही नहीं था वहां पे। रुदरफोर्ड ने बेस्ड ऑन द फेलियर्स ऑफ थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रुदरफोर्ड के मॉडल के फेलियर पे बोहर ने मॉडल दिया। तो बोहर का टाइम आते आते 1913-14 हो गया था लगभग। तो तब तक तो पता नहीं था उसको, तो उसने क्या किया, जस्ट बाय कैलकुलेशंस 1 by lambda equal to r 1 by p square minus 1 by n square, where r is called as Rydberg constant। और ये रिड्सबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी इसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की है। वो आई आर की वैल्यू 1.097 into 10⁷ मीटर, हाँ, पर मीटर। और ये जो n की वैल्यू है, p की तो वैल्यू फिक्स थी 2 और n की वैल्यू क्या है 3, 4, 5, 6। तो तुम ऑलरेडी नोटिस कर रहे हो, उसको तो नहीं पता, तो तुमको भी पता है। उसको तो नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, तुमको पता है ना ऑर्बिट में होता है। यस, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कब करता है? व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू। तो मुझे तुम नंबर देख के बता दो कि ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिट पे हो रहा है। सेकेंड ऑर्बिट पे हो रहा है। कहां से हो रहा है? 3 से या फिर 4 से या फिर 5 से या फिर 6 से। और ये जो वेवलेंथ इमिट हुआ है, ये कौन से स्पेक्ट्रम के पार्ट में है? विजिबल। राइट, करेक्ट, विजिबल। तो बाल्मेर को विजिबल क्यों दिखा? बाल्मेर इंसान है ना, इंसान को क्या दिखता है? विजिबल। तो P की वैल्यू 1 नहीं लिखा उसने, डिड नॉट से P इक्वल टू 1। तुम आगे देखोगे P इक्वल टू 1 डाल दिया तो आपको अल्ट्रावायलेट में मिलता है फिर इमिशन। P इक्वल टू 3 डालोगे तो इंफ्रारेड में गया। तो ओनली फॉर सेकेंड ऑर्बिट व्हेन द ट्रांजिशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, थोड़ा जगह इसको, कोई वेकअप। तो जब ट्रांजिशंस होंगे सेकेंड ऑर्बिट पे, ओनली देन यू गेट विजिबल रेडिएशन। इसलिए बाल्मेर सीरीज पहले डिटेक्ट हुआ है। वाई? बिकॉज तब विजिबल तो तुम देख सकते हो, तो दिख गया उसको भी, हो गया, डन। यहां तक क्लियर। अब आते हैं बोहर्स फॉर्मूला पे। रिमेंबर, एक चीज अच्छे से समझ लो, ये बाल्मेर एम्पिरिकल रिलेशन हैज नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ये एम्पिरिकल है। फिर जब थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, रुदरफोर्ड का मॉडल आया, वो फेल हुआ, फेल मतलब वो एक्सटेंड नहीं कर पाया, फिर बोहर का मॉडल आया। फिर बोहर 30 साल 40 साल के बाद बोलता है, वो जो बाल्मेर ने बोला ना वो बिल्कुल सही है, जैसे उसने रुदरफोर्ड को हुआ था वो सही है, इसको भी बोला वो सही है। क्यों? क्योंकि अब तुमको पता है कि जब आप एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, अगर वो एनर्जी 13.6 eV से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स। तो अगर मैंने एनर्जी ज्यादा दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फ्री हो गया, तो एटम क्या बन गया? आयन बन गया। लेकिन जब एनर्जी तुमने 13.6 eV से कम दिया है, when the gas is supplied with, खाना खा के नहीं आना क्लास में, when the energy is supplied, when the atom, वो जो भी गैस था, इलेक्ट्रॉन, उसको अगर हमने एनर्जी सप्लाई किया लेस देन 13.6, तो क्या हुआ फिर? The electrons will go to higher energy levels. They will not become free,
मतलब दे विल नॉट बी आयोनाइज्ड, they will not be ionized but they will go to higher energy levels 1 से 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, डिपेंड्स ऑन कितना एनर्जी दिया है। अच्छे से दिमाग में डाल दो, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हाइड्रोजन का मैंने तुमको पहले ही बताया है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, पहले ऑर्बिट में होता है। इसको क्या बोलते हो, याद है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि हायर ऑर्बिट्स नहीं है, इसका मतलब इतना है कि हायर ऑर्बिट्स एम्प्टी है। क्या है, एम्प्टी है, खाली वैकेंसीज है वहां पे। तो दिस इज अ सिचुएशन दैट अराइजेस, तो ये ध्यान रखना कि होगा क्या। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैपेंस हियर। सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। तो ये कौन है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट, लेकिन ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे बैठा है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom is in its first orbit, this is said to be in ground state. अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो एनर्जी लेके कहाँ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या फिर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट या फिर सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन सो फोर्थ। तो कहीं भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी यू प्रोवाइड। अब सपोज वो, अगर वो सपोज पहले ऑर्बिट से सीधा पहुंच गया सिक्स्थ में, तो जो रिटर्न जर्नी है ना उसका, घर वापसी रिटर्न आना, तो उस केस में होता क्या है, या तो वो डायरेक्ट ट्रांजिशन कर लेता है, या तो डायरेक्टली 6 से 1 आएगा, या 6 to 5 आएगा, 5 से 1 आएगा, या 6 to 5 आएगा, 5 to 4 आएगा, 4 से 1 आएगा, या 6 to 5 आएगा, 5 to 4 आएगा, 4 to 3 आएगा, 3 to 1 आएगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब तो the transition to the lower level you have many combinations। तो हायर लेवल से लोअर लेवल आते वक्त कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। अब जाते वक्त तो इजी था, एनर्जी लिया, जितना एनर्जी दे दिया उतना लेके या तो सेकंड ऑर्बिट में गया, या थर्ड में गया, या फोर्थ में गया, या फिफ्थ में गया, डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड। बट व्हाइल कमिंग डाउन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, the electron can basically directly jump from 6th orbit to 1st orbit। अगर पहले ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हुआ तो दैट बिकम्स लीमेन सीरीज, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, लीमेन सीरीज। ये आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, दिखता नहीं है हमको। अगर सेकंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हुआ तो बाल्मेर सीरीज, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2। थर्ड पे हुआ 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, पास्चेन सीरीज। 4 पे हुआ ब्रैकेट सीरीज, 5 पे हुआ फुंड सीरीज। लीमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट, फुंड, इनको भी कोई उठा दो, लीमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट, फुंड। लीमेन सीरीज में ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, बाल्मेर में होता है सेकेंड में, पास्चेन में होता है थर्ड, ब्रैकेट में होता है 4 और फुंड में होता है 5। इसके लिए तो बाल्मेर के एम्पिरिकल फॉर्मूला में तुमको पी की 2 ही दिखती है, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हुआ तो लाइमेन सीरीज होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जो हमको दिखता नहीं है। उसके बाद अगर 3 पे हुआ या 4 पे हुआ या 5 पे हुआ, वो होता है इंफ्रारेड रीजन में, वो भी हमको दिखता नहीं है। तो हमको सिर्फ एक ही सीरीज दिखती है, दैट इज बाल्मेर। अब ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था। नाउ कैन यू प्रूव द सेम थिंग थ्रू थ्योरी, क्योंकि बोहर्स मॉडल इज थ्योरेटिकल मॉडल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इट इज बेस्ड ऑन 3 थ्योरीज ना। 3 थ्योरी नहीं अप्लाई की तुमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर थ्योरेटिकली भी यही फॉर्मूला आ गया मतलब सही है, मतलब ऑब्जर्वेशंस एंड थ्योरी आर मैचिंग। तो अब वो कैसे आएगा, हमको ऑलरेडी पता है प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, whenever electron makes transition from nth higher orbit to pth lower orbit, it emits radiation। मतलब you already know third postulate। तो this is the first time, ये पहली बार है हम थर्ड पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं, En माइनस EP इक्वल टू h nu। तो En माइनस EP इक्वल टू hc बाय lambda। पर आपने अभी एनर्जी of electron in nth orbit फाइंड करके रखा है in terms of EV -13.6 z² by
एन स्क्वायर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मास, चार्ज, एप्सिलॉन 0 एंड एच ये फॉर्मूला था। तो ये क्या है, En इक्वल टू क्योंकि ये क्या है nth ऑर्बिट का है। अगर pth ऑर्बिट का होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर n और p क्या बताते थे, ऑर्बिट नंबर। तो तुम यहाँ पे n लिखोगे तो वहां n लिखोगे, यहाँ p लिखोगे तो वहां पे p लिखोगे, बाकी सब क्या रहेगा सेम। तो अभी अच्छे से देख लो, हाँ फॉर्मूला को अच्छे से देख लो और मुझे बताओ, अब मुझे बताओ व्हाट इज En माइनस एम ई रेज टू 4 z² बाय n² 8 एप्सिलॉन 0 h²। तो फिर EP क्या आएगा, माइनस एम ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन 0 h² z² बाय, तो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 अगर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 इसको रहने देते हैं, अच्छा दिख रहा है ये। ओके, therefore from equation number 1 2 and 3, 1 2 and 3, बताओ En क्या था, माइनस एम ई रेज टू 4 z² बाय n² 8, और P क्या, EP क्या था, सेम था, सिर्फ यहाँ पे P है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है HC बाय, बराबर। देन कॉमन निकालते वक्त बी वेरी 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 केयरफुल, m e raised to 4 8 epsilon 0 h² z² -1 by n² माइनस माइनस प्लस 1 by p² HC, ये h² का h³ बना दिया और c यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये HC को यहाँ लाए ना, जो HC वहां था, चलो ठीक है एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये H और C यहाँ था, अब इस H और C को सिर्फ वहां से लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके आए, तो H और C को हमने क्या किया, सिर्फ यहां से गायब कर दिया, they disappear from there and appear here, करेक्ट। अब अगेन यहाँ पे एक चीज याद रखना, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेना, ये जो ब्रैकेट के बाहर है z² को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, z² को छोड़ के सब कुछ ही कांस्टेंट है, तो देयरफॉर 1 by लैम्डा इक्वल टू, कांस्टेंट्स को अलग लिख लो, m e raised to 4 8 एप्सिलॉन 0 h³ c, ये सब कांस्टेंट है, 1 अपॉन p² माइनस 1 अपॉन n² और z² को लिख देता हूं मैं बाहर, वो बाहर गया, और ये जो है ये वही R है, ये वही R है जो बाल्मेर के इंपेरिकल फॉर्मूला में मिला था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस बार जो R की वैल्यू आती है थ्योरेटिकली वो एक्सपेरिमेंटल थी, ये थ्योरेटिकल है, ये आता है 1.097 की जगह पे 093, दैट्स इट, वेरी क्लोज, सो क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सिर्फ ये 3 आ गया, वहां पे वो 7 था, बस इतना ही डिफरेंस है। देन 1 by p² माइनस 1 by n² z², अगर आप z की वैल्यू 1 डाल देते हो तो इफ यू सी वो हाइड्रोजन एटम का केस बन जाता है, मतलब बाल्मेर का एम्पिरिकल फॉर्मूला और बोहर का थ्योरेटिकल फॉर्मूला दे एग्जैक्टली मैच, वेरी रेयर ऑफ द रेयर इन फिजिक्स, एक्सपेरिमेंट्स एग्जैक्टली थ्योरी के साथ मैच होना ये बहुत रेयर इवेंट है, ये डज नॉट हैपन वेरी फ्रिक्वेंटली। 1875 में ऑब्जर्वेशंस आए, 1910 11 12 13 में मुझे नहीं पता कब वो बोहर का मॉडल आया, तब 1904 था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, फिर भी ओवरऑल 20 साल कम से कम लग गए ऑब्जर्वेशंस को थ्योरी के साथ मैच करने में, और इतना प्रिसाइज कनेक्शन है, और इसको हम लोग और एक नाम देते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर, 1 अपॉन वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। यहां तक क्लियर, अब यहां तक क्लियर,
तो आगे का हम देखेंगे कल।